स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज हम साहस सीरीज़ में नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़े से पॉज के लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों, बट आप सभी के प्यार और सपोर्ट से साहस सीरीज़ को रिवाइव किया गया है और आज हम अगले टॉपिक को करेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली लेक्चर 18 और अब तक हमने जितनी कहानी देखी है, आप सब ने ये प्लेलिस्ट के पिछले सेशंस भी ज़रूर देखे होंगे। उन सभी सेशंस में हमने बेसिकली ये देखा है कि मिडीवल इंडिया से मॉडर्न इंडिया की तरफ जो ट्रांजिशन चल रही है वो किस प्रकार चल रही है, मुगल डायनेस्टी का अंत किस प्रकार से हो रहा है, कैसे औरंगजेब की डेथ के बाद अचानक मुगल साम्राज्य में अजीब सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है और उस इंस्टेबिलिटी का फायदा कई सारी रीजनल पावर्स पहले खुद को इमर्ज होने में लगाती हैं और उसके बाद यूरोपियन पावर्स इंडिया में आकर इन रीजनल पावर्स को सुपरसीड कर लेती हैं, इनको एनेक्स कर लेती हैं। तो अब तक की कहानी में हमारा जो मेन फोकस था वो था साउथ इंडिया की तरफ, डेक्कन इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया की तरफ, जहां पर यूरोपियन पावर्स ने हमारे कंट्री को एनेक्स किया। पर्टिकुलरली ब्रिटिश इसमें सुप्रीम पावर बनकर उभर के आ रही है। फ्रांस और ब्रिटिश की राइवलरी का भी मेन थिएटर साउथ इंडिया में था और अब फ्रांस को प्रॉपरली डिफीट करने के बाद अंग्रेजों का ध्यान भारत के उत्तरी छोर की तरफ आ जाएगा, यानी कि हम नॉर्थ इंडिया की तरफ अब ध्यान देंगे, राइट। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम सिंध, पंजाब और अवध की एनेक्सेशन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों को डिस्कस करेंगे और यहां से सवाल भी आते रहते हैं। यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं एंड आपने तो पढ़े नहीं होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट हाँ, हमने एनालाइज किया है और हमारी पेड बैचेस जो होती हैं P2I की, वहां पर डेडिकेटेड एक मॉड्यूल आपको दिया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस का भी, जो कि सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज रहते हैं। तो उसकी मदद से आपको एक आइडिया मिलता है कि जब भी किसी कंपोनेंट को आपने स्टार्ट करना है तो वहां पर क्या अप्रोच होनी चाहिए। क्योंकि देखो, आप एग्री करते होंगे इस बात से, सब बचपन में सभी ने कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व किया होगा एंड यू मस्ट रियलाइज दिस कि जब हम क्वेश्चन को पहले से पढ़ लेते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन में हमारा सीधा ध्यान उन चीजों की तरफ जाता है जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकता है। तो हमारा टाइम बचता है, एनर्जी बचता है और एक फोकस तरीके से हम उस चीज को अप्रोच करते हैं। हैविंग सेड दैट, आज के पर्टिकुलर सेशन में बेसिकली हमारी जो अप्रोच रहेगी कि ब्रिटिश एक्सपेंशन नॉर्थ इंडिया में कैसी हुई, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर की तरह ये अप्रोच हम फॉलो करेंगे। अब तक जितने हमने सेशंस किए हैं हम इसी अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। तो बेसिकली जब जब किसी भी रीजन की एनेक्सेशन की बात हम आज करेंगे, वहां पर हम एक बार बैकग्राउंड एस्पेक्ट देखेंगे कि ब्रिटिश ने नो डाउट एंग्लो सिख वॉर होगी, ठीक है, सिंध को भी एनेक्स करेंगे, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसकी वजह से अंग्रेजों का इन जगहों के ऊपर एक इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हो गया। अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो सी द कोर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, बैकग्राउंड एस्पेक्ट के उस जगह की स्थिति क्या थी, सर्कमस्टांसेस क्या थे, किन फैक्टर्स ने अंग्रेजों को प्रोत्साहित किया कि वो उस जगह को एनेक्स कर लें, उसके बाद एनेक्स करने का कोर्स क्या था, कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लड़ाइयां हुई या कौन कौन से इंपॉर्टेंट षड्यंत्र हुए, कौन कौन से मुख्य किरदार थे, ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिश की तरफ से एनेक्सेशन में हेल्प की, राइट। और इंपॉर्टेंट ट्रीटीज अगर हुई, इन सब की तरफ भी हमारा ध्यान अवश्य जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट हम करेंगे इस बात को समझकर कि बेसिकली जब अंग्रेजों ने साउथ इंडिया में एक तरीके से अपना वर्चस्व कायम कर लिया था, तो उसके बाद नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली 3 इंपॉर्टेंट रीजन्स रह गए थे कि जिसका कंट्रोल अगर ये कर लेते हैं तो वर्चुअली इंडिया की एनेक्सेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और ये 3 रीजन्स कौन से थे, सिंध, अवध एंड पंजाब। अवध के बारे में अगर मैं बात करूं, ठीक है, लास्ट में, आज के सेशन में लास्ट में हम अवध की बात करेंगे कि उसको पूरी तरह से ब्रिटिश ने कैसे एनेक्स कर लिया। लेकिन आप सबको एक थोड़ा सा बैकड्रॉप देता हूं। पिछले सेशंस अगर आपने देखें तो आपको याद होगा कि बैटल ऑफ बक्सर के समय पर 1764 में, राइट, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुई थी वो अंग्रेजों और शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे उनके बीच हुई थी, राइट। यहां पर इन्होंने डिसाइड किया था कि अवध को एनेक्स नहीं किया जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने बड़ी ही चालाकी से यह भांप लिया था कि अवध को अगर हमने एनेक्स कर लिया तो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरी है उसके फ्रंटियर्स मराठास के साथ टच होने शुरू हो जाएंगे और उससे एक ओपन वॉरफेयर स्टार्ट हो सकती है, जिसके लिए उस समय पर वो रेडी नहीं थे। ग्रेजुअली जब उन्होंने अपनी एक तरीके से मोमेंटम बिल्ड किया अपनी स्ट्रेंथ का, राइट, एंड खुद को इंपॉर्टेंट बनाया एंड मराठास को भी अल्टीमेटली डिफीट कर दिया, तो उसके बाद 1800s के बाद ऑनवर्ड्स अब ये देख रहे हैं कि अवध को अब कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि अवध को हम एनेक्स ना कर सकें। सो अब इनको एक बहाना चाहिए था, ठीक है, वो चीज आज हम देखेंगे। बट अदरवाइज नॉर्थ इंडिया में अवध से पहले इनका ध्यान सिंध और पंजाब की तरफ था, क्योंकि ये 2 सबसे पावरफुल किंगडम्स रहते थे नॉर्थ इंडिया में। इनको कंट्रोल कर लिया
तो बेसिकली इंडिया के वर्चुअल लॉर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो सिंध की कहानी से शुरू करते हैं। सिंध के बारे में आप सबको शायद इसका बैकग्राउंड नहीं पता कि मुगल साम्राज्य के बाद इसका क्या हुआ, तो उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड और बैकड्रॉप में आपको दे देता हूं। तो देखो, सिंध ना मुगल साम्राज्य का एक प्रोविंस हुआ करता था। जैसे आज की डेट में भारत है, भारत की अलग अलग स्टेट्स हैं और स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। उसी प्रकार से मुगल साम्राज्य में सूबे हुआ करते थे, प्रोविंसेस हुआ करते थे, और उन प्रोविंसेस को मैनेज करने के लिए, गवर्न करने के लिए सूबेदार हुआ करते थे। ये सूबेदार मुगल सम्राट या मुगल एम्परर अपॉइंट करते थे। तो सिंध भी एक सूबा था, राइट। और यहां पर 1701 में मुगल गवर्नर मियां यार मोहम्मद कालोरो, इसको अपॉइंट किया गया था, राइट। मियां यार मोहम्मद कालोरो वॉज अपॉइंटेड इन 1701। लेकिन 1707 के बाद आपको पता है कि औरंगजेब की डेथ के बाद जब एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, तो कई सारे सूबों ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी स्टार्ट कर दी थी। यहां पर कालोरो जी को भी एक तरीके से इस चीज का आइडिया लगना स्टार्ट हो गया कि जब सब लोग एक बहती गंगा में अपने हाथ धो रहे हैं, तो क्यों ना इस मौके का मैं भी फायदा उठाकर अपनी एक डायनेस्टी स्टार्ट कर दूं, विच विल बी नोन एज कलोरो डायनेस्टी और कलोरा डायनेस्टी। ठीक है, एक ही बात है, अलग अलग टेक्स्ट में इसको अलग अलग डिफरेंट ही प्रोनाउंस कर दिया जाता है, बट इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट। तो हुआ क्या, औरंगजेब की डेथ हो गई। ठीक है, एक फ्लो चार्ट के जरिए। अच्छा हाँ, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन माय टीचिंग मेथड्स आई ऑलवेज मेक यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि आप भी फ्लो चार्ट्स का जहां यूज हो सके जरूर कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका बहुत ज्यादा कंपोनेंट जो होता है ना, बहुत सारे पेजेस जो होते हैं वो काफी ज्यादा कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, प्रिसाइज इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने होती हैं, एंड दीज थिंग्स नॉट ओनली हेल्प यू टू डीमिस्टिफाई अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक बट ऑल्सो हेल्प यू इन रिवाइजिंग प्रॉपरली। ठीक है, औरंगजेब का देहांत हो गया, ये कब हुआ था, 1707 में। डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था मुगल एम्पायर का, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करनी शुरू कर दी, और यहां पर मियां यार मोहम्मद कालोरो ने भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, राइट। इसके बाद इन्होंने अपनी कैपिटल को खुदाबाद में शिफ्ट कर दिया, राइट। और ये खुदाबाद की काफी देर तक कैपिटल रही, एक्सेप्ट इन 1768, जहां पर मियां गुलाम शाह, इन्हीं के वंश के, ठीक है, एक रूलर थे मियां गुलाम शाह। अब इसमें ना ये डायनेस्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके आप सारे रूलर्स याद करने शुरू कर दें। ठीक है, इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए कि फाउंड किसने किया था, यार मोहम्मद कालोरो ने। ठीक है, 1768 में मियां गुलाम शाह, राइट, इन्होंने हैदराबाद बनाया था। और हैदराबाद आपको पता है कि पाकिस्तान में भी है, सिंध में ही है। ठीक है, हमारे इंडिया वाला हैदराबाद नहीं, पाकिस्तान वाला हैदराबाद, राइट, उसको इन्होंने अपना कैपिटल बना दिया। और इन्होंने इस टाइम पीरियड से लेकर बेसिकली 1783, ठीक है, 1783 तक इन्होंने क्या किया, शासन चलाया अपना, राइट। तो जनरली ब्रिटिश भी यहां पर आ चुके थे इस समय पर, और सिंध में कलोरा डायनेस्टी या कलोरो डायनेस्टी के साथ इनके रिलेशंस कॉर्डियल होते थे। कलोरा डायनेस्टी के रूलर्स ने इन्हें काफी सारे कंसेशंस दे रखे थे कि जिससे ये अपना ट्रेड कैरी ऑन कर सकें, मुनाफा कमा सकें, और उस मुनाफे का कुछ हिस्सा इनके प्रोविंस के ट्रेजरी में भी जाता था। सो फार सो गुड, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 1783 से पहले 1770s के समय पर एक चेंज आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, समथिंग स्टार्टेड टू चेंज 1770s ऑनवर्ड्स। आप सबको पता है कि सिंध के थोड़ा सा वेस्ट में जाओगे तो आज के समय पर बलोचिस्तान आपको मिल जाएगा। ठीक है, सिंध से थोड़ा और पश्चिम की तरफ जाओगे तो बलोचिस्तान मिल जाएगा। तो उस समय वहां पर एक बलोच ट्राइब हुआ करता था, नोन बाय द नेम ऑफ तालपुरा। तालपुरा नाम का एक कबीला था, तालपुरा ट्राइब था, राइट। ये ट्राइब जनरली हिल एरियाज में रहते थे, लेकिन क्योंकि वहां पर सस्टेन करना, खुद को जिंदगी बिताना इतना आसान नहीं था, तो दे बेसिकली वांटेड टू लिव अ सेटल्ड लाइफ, और रिसोर्सेज की जरूरत थी। तो ऐसे माइग्रेट करते करते वो पहुंच गए प्लेन एरिया में, और सिंध में आकर उन्होंने खुद को बसना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सो दे स्टार्टेड टू सेटल डाउन इन प्लेन्स इन 1770s, राइट। अब देखो, ये तालपुरा जो थे ये पहाड़ों में रहते थे, कठिन जिंदगी होती है पहाड़ों में। ठीक है, हमारे इवन भारत में भी बहुत से हमारे जवान सियाचिन में भी पोस्टिंग होती है उनकी, और वहां पर बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी वो डटे रहते हैं और हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। तो वो चीज क्या बनाती है, उनको और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। ठीक है, और जीवन में भी देखो, जिसने कभी कठिनाइयां झेली ही ना हो, उसे पता ही नहीं है कि किस तरह से चैलेंजेस को फेस किया जाता है। वो इंसान हो सकता है इमोशनली इतना स्ट्रांग ही ना हो, और एकदम से कुछ मुश्किल चीज आई, वो हो सकता है हथियार डाल के बैठ जाए। लेकिन जिन्होंने कठिनाइयों को झेला है और उन कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं, दे आर वेरी स्ट्रांग। तो यहां पर भी आपकी आईएएस की तैयारी में भी ऐसा है कि कभी कठिनाई आए ना तो विचलित नहीं होना दोस्तों। ठीक है, सभी के साथ आती है, सभी को प्रॉब्लम मिलती है, बट उस प्रॉब्लम से सीख कर हमने आगे बढ़ना है। और यह बात हमेशा याद रखना कि अगर कभी आप परेशान हैं
तो मायूस मत होना, परेशान ठीक है, परेशानी आई है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा हताश नहीं होना, और ये याद रखना कि जब जब आपको कभी परेशानी कोई आएगी तब तक कुछ ना कुछ लेसन भी आपको ज़रूर मिलेगा उसके साथ, और इसी के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो तालपुरा ट्राइब्स थे, ये क्या थे कि इनको कठिन जीवन जीने की आदत थी, जिसकी वजह से ये एक्सीलेंट सोल्जर्स भी थे। ठीक है, मार धाड़ लड़ाई वगैरह ये सब अच्छे से कर लेते थे, हार्ड लाइफ के आदी थे। तो जब प्लेन एरियाज में आए, प्लेन एरियाज के लोगों को इतनी ज़्यादा कोई ज़्यादा मुश्किलें थी नहीं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल अगर दूं तो जैसे यूपी साइड में जनरली सेटल्ड लाइफ है। ठीक है, तो वहाँ पे एक अलग लाइफस्टाइल है, लेकिन हिमालयस की सर जैसे गोरखास वगैरह आप देखते हो, तो गोरखास मार्शल रेस में है, ब्रिटिश आर्मी में अभी भी गोरखा रेजिमेंट है। ठीक है, सो दे आर वेरी नोटोरियस वॉरियर्स एज वेल। तो कहने का मतलब ये है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। ठीक है, एवरीवन हैज हिज ओन इंपॉर्टेंस, जहां पर यूपी के लोगों की अपनी एक रेलिवेंस है। ठीक है, गोरखास दे हैव देयर ओन रेलिवेंस, राइट। तो यहां पर इन्होंने जब ये प्लेन एरियाज में आए, इन्होंने एक इन्फ्लुएंस एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, और इनके इन्फ्लुएंस के चलते वहां पर मौजूद कलोरा डायनेस्टी को इन्होंने चैलेंज किया और पावर का यानी कि सत्ता का परिवर्तन कर दिया। ठीक है, 1783 में तालपुरा ट्राइब के चीफ मीर फतेह अली खान, इन्होंने सिंध में अपना वर्चस्व कायम कर लिया, राइट। एंड कलोरा चीफ्स जो थे वो बाहर हो गए थे, और पूरा का पूरा सिंध जो था, ये और इनके 3 और भाई, इनके बीच में एक तरीके से बंट गया, और ये अपने अपने क्षेत्र को राज करना शुरू कर गए। पॉपुलरली इनको 4 यार भी कहा जाता था। ठीक है, तो इसको चौयारी भी कहा जाता है इनके साम्राज्य को। ठीक है, एक तो मीर फतेह, इनके भाई मीर गुलाम, मीर करीम एंड मीर मुराद, राइट। ये 4 लोग थे जो सिंध के अलग अलग हिस्सों में अपना राज कायम करके रखे थे। एंड कलोरा डायनेस्टी के बाद तालपुरा चीफ्स ने ये रूल करना स्टार्ट कर दिया, और क्योंकि ये लॉर्ड हो गए सिंध के, तो इन्होंने खुद को एक टाइटल दे दिया आमिर। आमिर मतलब लॉर्ड ऑफ सिंध, आमिर्स ऑफ सिंध मतलब लॉर्ड ऑफ सिंध, राइट। तो ये पूरा तख्ता पलट हो गया, राइट। तो ब्रिटिश को जो कंसेशंस थे वो थोड़े से चैलेंज में आ गए। ठीक है, अब ब्रिटिश चाहता है कि वो सिंध को कॉन्कर करे, सिंध को कॉन्कर करना है, तो कॉन्कर करने के पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन होनी चाहिए। अगर कोई चीज, किसी चीज की कमर्शियल सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई आपको परेशान नहीं कर रहा, राइट, तो क्यों कॉन्कर करोगे? चलने दो ना, जो चल रहा है चलते रहो आराम से, अपना भी धंधा पानी चल रहा है, सब बढ़िया है, और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं है, उसको थोड़ा सा दड़ाओ धमकाओ, कंसेशंस लो, थोड़ा सा पैसा उसको ट्रेजरी में डाल दो, बाकी अपना मुनाफा कमाते रहो, आराम से सब कुछ चल रहा है। लेकिन यहां पर अंग्रेजों के पास मोटिवेशन थी। द ब्रिटिश दे डिड हैव मोटिवेशन, एंड द ब्रिटिश वो अपनी टेरिटरी को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गए थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से ये चीज पता लगनी स्टार्ट हुई कि जितना हिस्सा अभी तक इंडिया का उन्होंने एक्वायर किया है वो भी खतरे में हो सकता है, राइट। ये कैसे था, इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं, अगर मैं उसको समराइज करूं, ठीक है, डिटेल भी पता करेंगे अभी, समराइज अगर मैं करूं तो एक है नेपोलियन की इन्वेजन का थ्रेट। ये क्या है? ठीक है, फिर आ गया नेपोलियन यहां पर भी, राइट। फिर सिंध नदी, इंडस रिवर की कमर्शियल सिग्निफिकेंस ये रियलाइज होनी शुरू हो गई अंग्रेजों को। रशिया का एक थ्रेट ये भी दिख रहा था, नेपोलियन अलग था, रशिया का थ्रेट भी सामने नजर आ रहा था। और अफगान वॉर जो हुई थी, ठीक है, अफगान वॉर को ना देखो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मॉडर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो आज का हमारा इंडिया है, इसकी टेरिटरी को किस तरह से एनेक्सेशन और ये सारी चीजें हुई वो हमें पता करना जरूरी है, बिकॉज अफगान वॉर्स ये अब थोड़ा इंडिया के बाहर का पोर्शन हो गया है, तो बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, बट हाँ बिल्कुल इग्नोर भी नहीं करेंगे। तो इसका टेबल मैंने दे दी है, इस लेक्चर के एंड में पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये फैक्टर्स थे कि अफगान वॉर में जो मुंह काला कराया था अंग्रेजों ने, उस मुंह काले के बाद मुंह धोना था इन्होंने, तो कहा कि सिंध के पानी से धोएंगे हम, ठीक है, कि हमारी जो लॉस्ट प्रेस्टीज है वो सिंध को कॉन्कर करके हम वापस हासिल करेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए इन लेक्चर्स का, तो टेलीग्राम पर ये देखो दिख रहा है आपको, CS लाइव ग्रुप आप सर्च करोगे, ठीक है, दिस इज CS लाइव ग्रुप, राइट। CS लाइव ग्रुप सर्च करके आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे, मैं वहां पर अपलोड करता हूं, ठीक है। अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो अभी कर लेना, राइट। सो अब देखते हैं कि नेपोलियन का थ्रेट बेसिकली क्या था। देखो अब तक हमने देखा कि जो एंग्लो फ्रेंच राइवलरी थी वो साउथ इंडिया में थी, और साउथ इंडिया में टीपू सुल्तान की डेथ के बाद, राइट, एंग्लो मैसूर वॉर जब खत्म हो गई तो ब्रिटिश सुप्रीम पावर बन के आ गया साउथ इंडिया में। लेकिन 1807 के बाद नेपोलियन ने फिर से, फ्रांस ने नेपोलियन के अंडर फिर से भारत की तरफ या अंग्रेजों के खिलाफ जो उनकी राइवलरी थी, तो अंग्रेजों की सबसे प्राइज्ड कॉलोनी उसको एनेक्स करने की कोशिश की। तो इस बार क्या हुआ कि नेपोलियन ने कहा कि देखो ब्रिटिश की नेवी बड़ी सुपीरियर है, और उसने कोशिश की पर सेटबैक लगते थे हमेशा, तो उसने कहा कि अब मैं लैंड रूट से यहां पर इन्वेजन करूंगा। तो लैंड रूट से अगर वो इन्वेजन करेगा
तो वो कहां से आएगा, हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, और वहां पर सिंध के थ्रू, ठीक है, सिंध के थ्रू भी एंट्री मारी जा सकती थी। तो इसलिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंध को एनेक्स कर लिया जाए, ताकि इससे पहले कि नेपोलियन या तो सिंध को अपनी तरफ कर ले, ठीक है, या फिर उसको एनेक्स कर ले और डायरेक्टली कंपनी की टेरिटरीज जो इंडिया में है उनके साथ हमारा चैलेंज स्टार्ट हो जाए। तो यहां पर जो हमारे गवर्नर जनरल थे मिंटो वन, इसको डर लगना शुरू हो गया एकदम, मतलब सब नींदें इसकी हराम, कुछ समझ नहीं लग रहा कि क्या करूं, ये डर गया कि अभी नेपोलियन आएगा, ठीक है, सपने में भी इसको नेपोलियन दिखना शुरू हो गया था। तो इसने क्या किया कि इमीडिएटली अपने 4 सबसे इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स को अलग अलग जगहों पर भेजकर सपोर्ट गेन करना शुरू कर दिया। जैसे कि तेहरान में इसने अपने एक ऑफिसर को भेजा मैलकॉम नाम के, काबुल में एल्फिंस्टोन को, लाहौर में चार्ल्स मेटकैफ को, और सिंध में सेटन को भेजा, ठीक है, सिंध में सेटन को भेजा, राइट, SETON है, बट इसने कहा वो दूसरे वाले सेटन की तरह ही किए थे। सेटन आपको पता है क्रिश्चियनिटी में सेटन इज लाइक डेविल, राइट, तो सिंध में सेटन को भेजा एंड ही अल्टीमेटली सेंड, राइट, ये कहा जाता है कई बार, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। अब यहां पर ना इन अफसरों के थोड़े नाम याद कर लेना, हालांकि आजकल का जो पैटर्न है इसमें इतनी निटी-ग्रिटीज में तो नहीं जाएगी यूपीएससी, बट यस, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट में इन ऑफिसर्स के नाम इंपॉर्टेंट है, तो किसी समय पर जब हिस्ट्री ऑप्शनल प्रीलिम्स में भी आया करता था, आपको शायद याद होगा या आपने शायद सुना होगा कि एक समय था जब प्रीलिम्स में भी एक पेपर जो था वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का हुआ करता था। तो उस समय पर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते थे कि इन अफसरों के नाम, तो जाहिर सी बात है कि डिटेल की बात है और ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता होना चाहिए, बट जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से यू नेवर नो कि कब बुरे वक्त में ये इन्फॉर्मेशन काम आ जाए, तो इसलिए ये आपको दे दिया है। तो ये ऑफिसर्स याद रख लेना, ठीक है। और गवर्नर जनरल जरूर याद रखना कि जब नेपोलियन का थ्रेट था और सिंध की कॉन्क्वेस्ट करनी थी, तो उसमें कौन सा गवर्नर जनरल उसने शुरुआत बेसिकली की, ये अपने अफसर भेजकर, अपने डिप्लोमेटिक मिशंस भेजकर, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली इन सभी अफसर ने ना फ्रेंडली ट्रीटीज कंक्लूड कर ली। इन फ्रेंडली ट्रीटी से क्या था कि बेसिकली अपनी पोजीशन सिक्योर कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, कि किसी तरह की इन्वेजन हुई या इनको अपनी साइड करने की कोशिश की गई तो अंग्रेजों को पता लग जाएगा और रेलिवेंट एक्शन वो ले सकते हैं टू कीप फ्रेंच एट बे, ठीक है। तो आमिर्स के साथ, राइट, ये जो तालपुर आमिर्स थे, 4 यार थे, इनके साथ एक ट्रीटी साइन की गई 1809 में। इस ट्रीटी के हिसाब से जो हमारे तालपुर आमिर हैं, ये अपनी टेरिटरी में किसी भी फ्रेंच सेटलर को यहां पर बसने नहीं देंगे, ठीक है, और फ्रांस के किसी भी व्यक्ति को दूर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। 1820 में इस ट्रीटी को और एक्सपैंड कर दिया गया। आप सबको पता है कि अमेरिका को आजादी काफी पहले मिल गई थी, ठीक है, बेसिकली फर्स्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। तो अमेरिकन ने भी इंडिया की तरफ ध्यान देना शुरू किया, उनको भी लगा कि हमें कॉलोनाइज किया गया तो थोड़ा सा ट्रेड का फायदा हम भी वहां से लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या किया कि 1820 में जब इस ट्रीटी को एक्सपैंड किया तो यहां पर अमेरिकन को भी कहा गया कि इनको भी दूर रखना है, कि ब्रिटिश के अलावा किसी भी तरह का कंसेशन किसी और को नहीं देना, बल्कि बसने भी नहीं देना। बदले में आपको कभी किसी थ्रेट की जरूरत से डिफेंस की जरूरत पड़ेगी, हमारी आर्मी आपकी सेवा में हाजिर है। और अंग्रेजों का आपको पता है, इनकी आर्मी ने ऐसी ऐसी सेवा की है कि पूरा डेक्कन इंडिया में मेजर पावर्स को अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। तो ये एक बड़ी समस्या थी, ठीक है। अब ये ट्रीटी तो कर ली इन्होंने, लेकिन हमारे जो आगे जाकर बने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, राइट, इनकी बुरी नजर पड़ गई सिंध नदी पर। इनको रियलाइज हुआ कि ठीक है, सिंध की एक रेलिवेंस है कि ये एक बफर की तरह एक्ट करता है कि नेपोलियन इन्वेजन आई तो सिंध के रास्ते से वो आ सकता है, ठीक है, इसलिए हमें सिंध को सिक्योर करना जरूरी है अगर हमने बाकी टेरिटरी को सेव करके रखना, नहीं तो फिर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होती है, उसमें फिर लैंड में आपस में अगर इनकी झड़प हुई तो उसमें फ्रांस को एज मिल सकती है, ठीक है। तो इसलिए सिंध को लेकर ये काफी इनसिक्योर थे। लेकिन एट द सेम टाइम इसकी नजर पड़ी कि भाई इंडस नदी भी तो है यहां पर, और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट करके हम अपने व्यापार को भी विद इन द कंट्री काफी बढ़ा सकते हैं, है ना। तो यहां पर इसने कहा कि यार ये इंडस नदी का ना ये फायदा लेना हमने। तो इसने अपने एक अफसर कर्नल पोटिंगर, ठीक है, कर्नल पोटिंगर को भेजा, जिसने आमिर्स के साथ एक नई ट्रीटी साइन की, ठीक है। ट्रीटियों का बड़ा शौक था इन्हें, राइट, ट्रीट ना होगी ट्रीटी होगी, ठीक है, हर बात पर ये ट्रीटी साइन करते थे, लेकिन उसको लेटर एंड स्पिरिट कभी एक को भी फॉलो नहीं किया, ठीक है। तो ये 1809 की ट्रीटी में इन्होंने बेसिकली दूसरी पावर्स को दूर रखने की ट्रीटी थी, राइट। उसके बाद बेंटिंग के आने के बाद जो ट्रीटी 1832 में साइन की गई, ठीक है, जो पोटिंगर ट्रीटी भी इसको कई बार कह दिया जाता है, तो इसमें कुछ कंडीशंस इन्होंने लगाई आमिर्स के ऊपर। आमिर्स को इन्होंने कहा कि भाई देखो, आप करो आराम से राज, सिंध आपका, कोई टेंशन नहीं, ठीक है, हम अभी इधर बैठे हैं, कभी दिक्कत आई तो हमारी आर्मी सेवा करेगी आपकी पूरी, ठीक है, वो दूसरे वाली सेवा,
राइट। तो इन्होंने कहा कि यार देखो आपकी ना इंडस रिवर बड़ी सुंदर और साफ है, राइट, तो इसमें ना हमें फ्री पैसेज एक दे दो इंग्लिश ट्रैवलर्स और मर्चेंट्स को, कि हम अपना सामान या मेन मटेरियल एंड मनी यहां से ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हमसे अपने कस्टम्स या टैक्सेस नहीं लेने, राइट। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा है कि हम कमर्शियल परसूट्स के लिए इंडस को यूज करना चाहें, ठीक है, मान लो कोई फैक्ट्री वगैरह बनाने के लिए या कोई इंडस्ट्रियल सेटअप करने के लिए लेट से पानी की जरूरत पड़ती है, तो अगर इंडस नदी का उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो करने दिया जाए। इसी के साथ साथ उसने कहा कि देखो यार पोटेंगर, मैं देखो आया हूं, मुझे आपके सिंध की बहुत फिक्र है यार, बहुत फिक्र है। मैं इतनी दूर बैठता हूं ना, मेरे वहां पर भी दिमाग में ना सिंध ही सिंध चलता रहता है। सो आई वॉन्ट कि मेरा दिल जहां पर है मैं वहीं पर बस जाऊं, तो मैं आपके साथ ही रहूंगा यहाँ पे आपकी हिफाजत करने, तो मैं एक पॉलिटिकल एजेंट की तरह यहां पर रहूंगा। बड़ी ही चालाकी से इन्होंने ये ट्रीटी साइन करवा ली, कमर्शियल बेनिफिट सारा इनका, और कर्नल पोटिंगर को सिंध में भेजकर एक तरीके से अंग्रेज नजर रख रहे हैं। अब उनको चाहिए एक मौका कि कुछ गलत हो, कोई वॉर ऑफ सक्सेशन हो, कोई कलेश पड़े, हम कूद जाएंगे जैसे हमेशा कूदते आए हैं, ठीक है। ड्यूप्लेक्स ने भी किया था, राइट, रॉबर्ट क्लाइव ने भी पार्टिसिपेट किया था। अब ये बेंटिंग साहब कह रहे थे कि पोटिंगर अब सब तेरे कंधों पे है, एक मौका मिले, कुछ एक मौका मिले सही, हम इंटरवीन करेंगे और उसके बाद या तो अपना पिट्ठू बिठाएंगे यहाँ पर, या पिट्ठू को भी टाटा बाय बाय, हम खुद यहाँ पर राज करेंगे, इस पूरी टेरिटरी को हम अपने अंडर कर लेंगे, क्योंकि इंडस रिवर की इनको इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा दिख रही थी, ठीक है। ये नेपोलियन तो बाद में जाकर सेकेंडरी हो जाएगा, राइट। अब ये सारी चीजें जब चली रही थी तो एक और बिग गेम उस समय पर स्टार्ट हो गई। वो बिग गेम थी कि रशिया में, आपको पता है सार्स का राज चलता था, तो उस समय पर रशिया में सार निकोलस वन ही वाज रूलिंग, ठीक है। 1830s में सार निकोलस वन का राज चल रहा था, राइट। और सार निकोलस वन बहुत ही एम्बिशियस राजा थे, उन्होंने अपने रशियन एम्पायर को एक्सपैंड करने का निर्णय लिया और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहे थे। सेंट्रल एशिया, आज के डेट में आपको पता ही है, जो स्थान्स हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, ऑल दीज स्थान्स, यहां पर इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया, जो सोवियत रशिया ने भी बढ़ाया था आगे जाके, राइट। तो इस टेरिटरी में जब इन्होंने इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया तो अंग्रेजों की खटिया खड़ी हो गई पूरी। अंग्रेजों ने कहा कि यार ये सेंट्रल एशिया तक आ गया है, साउथ एशिया बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एंड नो वंडर कि अल्टीमेटली देखो रशिया, ये एक बड़ी फेमस कहावत है यार, यूरेशिया की रिम लाइन, समझते हो ना, यूरेशिया की रिम लाइन, ठीक है। यूरेशिया की जो रिम लाइन है, जिसके पास इस रिम लाइन का कंट्रोल है, राइट, वो ओशन के मेजर चोक पॉइंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर इंडिया को कंट्रोल कर लिया तो ये जो अफ्रीका इंडिया के बीच ये जो इंडियन ओशन पूरा है, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं जो यूरोपियंस के साथ, इसका कंट्रोल रशिया के पास अगर आ जाए, ठीक है, जो यहां पर सार निकोलस की नीयत यही दिख रही थी, तो इनकी तो चांदी हो गई, अंग्रेजों की टाटा बाय बाय हो गई, राइट। तो वहां पर उस समय हमारे जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ये देख लो, सेहत से ये बेचारा जवाक लॉर्ड ऑकलैंड, इसको गवर्नर जनरल बना दिया था। ये बच्चा टेंशन में आ गया, ठीक है, ही वॉज टू स्केर्ड एंड ही वॉज लाइक कि कुछ तो करना पड़ेगा यार, इससे पहले ये अंकल हमें डिस्ट्रॉय कर दें पूरी तरह, ठीक है, सारा ब्लेम मेरे पे आ जाएगा। पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी की वैसे ही बहुत थू थू हो रही थी उस समय पर, उनको यही कहा जा रहा था कि आपकी कंपनी ट्रेड करने गई थी, राइट। ये चीज वैसे मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में भी, या पेड बैचेस में शायद मैंने बताया, यहां पर भी चलो बता देता हूं। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी को ना एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट्स दिए गए थे टू ट्रेड विद इंडिया एंड ईस्टर्न कंट्रीज, राइट। बाकी मर्चेंट्स भी थे यूरोप में एंड इंग्लैंड में पर्टिकुलरली, वो कहते थे कि यार ये इन्होंने क्या चांदी चढ़ी हुई है इनके ऊपर, हमें भी तो दो मौका वहां पे ट्रेड करने का, वाई जस्ट देम, राइट। और इसके लिए, इस ओपिनियन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए पार्लियामेंट में वो अपनी आवाज उठाते थे, ठीक है। बहुत से लॉर्ड्स ही थे जिनका बिजनेस भी चलता था, वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, वो आवाज उठाते, वो कहते थे कि देखो ये है इनका ट्रेड, एक तरफ ट्रेड करने गए हैं, दूसरी तरफ लड़ाइयां करते जा रहे हैं, ड्रेन करते जा रहे हैं वेल्थ को, राइट। तो थू थू हो रही थी। तो यहां पर टेरिटरी अगर लॉस करते, ठीक है, ये टेरिटरी क्राउन के बिहाफ पर ये लोग होल्ड किए हुए थे, तो अगर ये टेरिटरी चली जाती तो और थू थू होनी थी। तो ये बेचारा भाई हमारा बहुत टेंशन में आ गया, इसने कहा कि यार क्या करूं, इसने ना सिंध को बहुत ग्रेटर पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दिया, ठीक है। और वैसे आपको ये बता दूं, एक ना टर्म है ग्रेट गेम ऑफ 1830s। ग्रेट गेम ऑफ 1830s ये टर्म कई बार यूज की जाती है टू रेफर टू द एंग्लो रशियन कॉम्पिटिशन फॉर द इन्फ्लुएंस इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। ये सिर्फ एक टर्म है, याद रखना, बुरे वक्त में काम आ सकती है। सेंट्रल एशिया है, उन कंट्रीज के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाए रखने के लिए रशिया और इंग्लिश में आपस में कंपटीशन चलता था, इसको ग्रेट गेम भी कह दिया जाता है। फिर ये जो रशियन इन्वेजन स्केयर है, ये मैंने बता दिया, सार निकोलस वन इसके मेन आर्किटेक्ट थे, मेन एक्टर थे,
राइट, उनकी वजह से ये सारा स्केयर हो रहा था, राइट। ये सारी चीज़ों की वजह से ऑकलैंड ने ना सिंध की इंपॉर्टेंस इसको ना ज़्यादा दिखनी शुरू हो गई। इसने कहा कि यार देखो, एक तो अगर हमने अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान के उस तरफ क्या शुरू हो जाते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो ग्रेट गेम में अगर अपना इन्फ्लुएंस और स्ट्रॉन्ग करना है तो एक तो अफगानिस्तान को जीतना है, ठीक है, तो उसमें भी सिंध की जरूरत पड़ेगी, राइट। दूसरा इसने कहा कि रशिया की इन्वेजन को अगर मुझे काउंटर करना है तो सिंध मुझे चाहिए। और तीसरा, सिंध नदी नजर आ रही थी, तो ये भाई ने कहा कि यार अब मामला पूरा सेट है, सिंध को हमने अपने कंट्रोल में लाना है। अब इनको बहाना चाहिए था, रेजिडेंट तो बैठा ही हुआ था, इनको जो बहाना चाहिए था या जो प्रिटेक्स्ट चाहिए था वो इनको मिला। महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी ने जो एक इन्वेजन की सिंध में, उससे इनको एक प्रिटेक्स्ट मिल गया। महाराजा रणजीत सिंह ने सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर एक टाउन था नोन बाय द नेम ऑफ रोजान, रोजान नाम की इस जगह पर रणजीत सिंह जी की आर्मी ने अटैक किया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब आमिर्स को इतना फर्क पड़ा नहीं, आमिर्स ने कहा कि ठीक है चलो लड़ाई है, हार जीत होती रहती है, चला गया रुझान, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं था शायद, है। तो यहां पर आमिर्स को ना प्रोटेक्शन की जरूरत थी, ना उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि हमें प्रोटेक्ट करो, लेकिन अंग्रेज बन गए बेगानी शादी में अब्दुल्ले दीवाने, ठीक है। उन्होंने कहा कि ओ आमिर चलो 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 भाई, तुम बहुत टेंशन में हो, तुम क्या सो रहे हो, उठो यार, वो उधर महाराजा रणजीत सिंह तुम्हारी रुझान ले गया, राइट, तुम चुप करके सो रहे हो यहाँ पर, नहीं नहीं प्रोटेक्शन की जरूरत है तुम्हें, चलो हमारे साथ ट्रीटी साइन करो, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इन्होंने जबरदस्ती ट्रीटी साइन करवा दी। 1839 में इन्होंने सब्सिडरी ट्रीटी आमिर्स के ऊपर इंपोज कर दी, ठीक है, सब्सिडरी ट्रीटी इंपोज हो गई बेचारों के पास। अब क्या है कि उनको जरूरत थी नहीं, ना चाहते थे, लेकिन सब्सिडरी ट्रीटी आ गई, तो एक रेजिडेंट बिठाया तो हुआ था, एक और स्पेशल ब्रिटिश रेजिडेंट हैदराबाद में फिर बैठ गया आके, ठीक है। अब इसकी और ज्यादा नजर रहेगी इंटरनल अफेयर्स पर भी कि दूसरी यूरोपियन पावर्स के साथ, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस हम कर चुके हैं, तो वो सारी प्रोविजन के हिसाब से रेजिडेंट बैठ गया नजर रखने के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ इन्होंने अपनी आर्मी को डिप्लॉय कर दिया और कहा कि देखो हम प्रोटेक्शन करेंगे, बदले में आप हमें पैसे दे देना, रिसोर्सेज दे देना, राइट। तो ये जो जितने आमिर्स थे, ठीक है, लॉर्ड बने थे ये, ठीक है, तालपुरा आमिर जो लॉर्ड बने थे, ये लॉर्ड्स वर्चुअली ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर रह गए, राइट। तो ये एक तरीके से सिंध को वर्चुअली कंट्रोल करना तो शुरू कर दिया इन्होंने, प्रॉपरली नहीं कंट्रोल किया, प्रॉपरली अभी भी आमिर्स बैठे हैं, पर वर्चुअली कंट्रोल कर दिया, राइट। बीच में अफगानिस्तान में इन्होंने युद्ध करना स्टार्ट कर दिया, तो एक ऐसी लड़ाई में सिंध बेचारा जबरदस्ती ड्रैग हो गया जो उसने कभी मांगी ही नहीं थी। सो अफगानिस्तान की वॉर 1839, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1839 टू 1842, ये ऑकलैंड की पूरी दिमाग का पूरा उपज थी, और वही बिग गेम जो थी इनकी, ग्रेट गेम विद रशिया, उसका पार्ट थी। अब वहां पर ये लड़ना शुरू हो गया और वहां पर जुतियां खा रहे हैं अंग्रेज, ठीक है, एक के बाद एक इनके लपाटे पड़ रहे हैं मुंह पे, राइट। डिबेकल हो गया पूरी तरह, हार का सामना करना पड़ रहा है, रिसोर्सेज ड्रेन हो रहे हैं। अब कह रहे हैं कि यार सिंध हम ट्रीटी में है, सब्सिडी ट्रीटी में है, ठीक है, तो जरा रिसोर्सेज देते रहो, ठीक है, थोड़े बहुत सोल्जर्स भी भेजते रहो, राइट। और बहुत बार क्या ऐसा हुआ कि ट्रीटीज करने के चक्कर में क्या है कि अफगान्स के साथ जब संधि करनी है तो उसमें सिंध की कई टेरिटरी उनको देते जा रहे हैं, ये हाल है इनका, राइट। तो अफगान डिबेकल इनके ऊपर बोझ बन गया। किसका नुकसान हुआ ज्यादा? सिंध का नुकसान होना स्टार्ट हो गया, राइट। टेरिटरी किसकी जा रही है? सिंध की जाती जा रही है, और जो जिसकी टेरिटरी की कोई ओनरशिप ही नहीं है वो सिंध की बिहाफ पे ट्रीटियां साइन करी जा रहे हैं, राइट। तो ये सारी इतनी देर तक ये जो भी चलता रहा, राइट। तो ऑकलैंड ही गॉट रिप्लेस्ड बाय एलनबरो। एलनबरो अब गवर्नर जनरल बन गए। एलनबरो जब गवर्नर जनरल बने तो इन्होंने जो रेजिडेंट बैठा था यहाँ पे हैदराबाद में, ये आउटरैम था, ठीक है, आउटरैम की जगह इन्होंने भेज दिया चार्ल्स नेपियर को, ठीक है। अब चार्ल्स नेपियर को इन्होंने कहा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस थे कि यार देखो बहुत हो गया, राइट, सिंध को या तो पूरी तरह एनेक्स कर लो या कुछ करो, ठीक है, ये जो भी चल रहा है ना आपका, इसको कहते तो कुछ और है पर चलो सटल वे में जो भी चल रहा है इसको सॉर्ट आउट करो। तो एलनबरो ने कहा कि यार ऑकलैंड था बेवकूफ, ऑकलैंड ने एवं बिना बात के सिंध के साथ प्रॉपर्ली ट्रीटी नहीं साइन की, अफगानिस्तान में मुंह उठा के चला गया, वहां पर मुंह काला करा के आ गया, अब धोने का काम मेरा कर दिया यहाँ पर। तो उसने कहा कि चलो हमने अपनी ना प्रेस्टीज बचानी है, कि चलो हम अफगानिस्तान नहीं एनेक्स कर पाए लेकिन सिंध हमारे पास है। तो व्हाट ही डिड, इसने कहा कि नेपियर ये ना कोई रिपोर्ट तैयार कर जिससे ना ये पता लगे कि सिंध हमारे खिलाफ है, और हम सिंध वैसे ही कमजोर हो चुका है, सब्सिडी ट्रीटी जिसके साथ भी साइन करते थे काफी ज्यादा कमजोर करते थे, फिर अफगान डिबेकल में इनके रिसोर्सेज ड्रेन कर दिए, राइट, टेरिटरीज भी इधर खुद ही अफगानिस्तान में दे दी। तो इन्होंने कहा कि रिपोर्ट तैयार कर। रिपोर्ट प्रिपेयर हुई, आमिर जो थे, लॉर्ड थे जो सिंध के, उनको ऊपर चार्जेस लगे हॉस्टिलिटी एंड डिसअफेक्शन के अगेंस्ट ब्रिटिश, राइट, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड क्राउन,
राइट। सो सिंध को कहा कि ये देखो ये बन गया प्रिटेक्स, अब हम सिंध से लड़ाई करेंगे। थोड़ा सा ड्रामा किया इन्होंने लड़ाई का। मेन बैटल जो हुई वो हुई मियानी और दाबो की, राइट। और 1843 में सिंध को ईस्ट इंडिया कंपनी ने एनेक्स कर लिया। बाय 1847 सिंध वॉज मेड पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जो ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थी। तो ये कहानी थी सिंध की एनेक्सेशन की। बड़ी ही चालाकी से अननेसेसरीली सिंध के आमिर जो थे उनको पहले अपना एक वर्चुअल उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। उसके बिहाफ पे एक तरीके से खुद ही सारे शॉट्स पुल कर रहे हैं, राइट। अफगानिस्तान में मुंह उठा के चले गए, वहां पर दिक्कत ज्यादा आमिर्स को ही आई एंड अल्टीमेटली बहाने से इन्होंने सिंध को एनेक्स कर लिया, ठीक है। सो ये कहानी थी सिंध की एनेक्सेशन की, ठीक है। दिस वाज द स्टोरी ऑफ एनेक्सेशन ऑफ सिंध। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो अगर यूपीएससी 2024 की आप तैयारी कर रहे हो, सो आई एम वेरी श्योर कि आपको अभी तक इस लेक्चर में काफी मजा आया होगा एंड बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने कई चीजें सीखी। अब इन चीजों को एक डिसिप्लिन तरीके से टाइम बाउंड मैनर में अगर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप हमारे P2I बैच के बारे में जानें, जिसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं एंड इस बैच के कुछ फीचर्स हैं जो आपको बताने जरूरी हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। बेसिकली दोस्तों ये एक लाइव बैच रहेगा जहां पर लाइव क्लासेस के जरिए हम पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। अभी तो देखो आप वहां बैठे, मैं यहां पर हूं, राइट। रिकॉर्डिंग्स मिल जाती हैं, लेकिन वहां पर जैसे आपको कोई डाउट आया आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, कॉमेंट लिख सकते हैं, तो वहां पे आपकी क्लैरिफिकेशन क्लास में ही हो जाएगी। इसी के साथ साथ एक मेंटोर आपको डेडिकेटेड अलॉट होता है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर किया जाता है। तो क्लास के बाद भी तो डाउट आ सकते हैं कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा, बुक्स नहीं समझ लग रही, या कोई टेक्निकल डाउट कि सर फोल्ड माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो इस तरह के डाउट उन मेंटोर्स के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। आपने एक आंसर इवैल्यूएट करवाया, उसके लिए भी एक डेडिकेटेड ईमेल आईडी मिलती है। डेली हम एक मेंस आंसर देते हैं, उस ईमेल आईडी पे भेजते हैं, वो फीडबैक आपको मिलता है पूरा चेक होके, और अपने मेंटर के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं कि सर आई गॉट दिस मच मार्क्स इन माय आंसर, व्हाट टू डू, हाउ टू इंप्रूव इट, क्या गलती की मैंने। तो वो मेंटोर आपको क्लैरिफाई करता है। दिस इज अ वेरी यूनिक फीचर दोस्तों, और ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है टू स्टडी प्रॉपरली इन अ डिसिप्लिन्ड वे, ठीक है। इसके साथ साथ आपको देखो बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टडी IQ की बुक्स का पूरा सेट आपको मिलेगा, ठीक है। इसके अलग अलग बैचेस में बुक्स आती हैं कि फर्स्ट लॉट में आपको अराउंड 7 बुक्स मिलेंगी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, राइट, आर्ट एंड कल्चर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक पूरा सॉल्व्ड बुक, ये आपको फर्स्ट लॉट में मिलती है। सब्सिक्वेंट बुक्स अगले लॉट में आपके पास आना स्टार्ट हो जाती हैं, राइट। इसी के साथ साथ दोस्तों जो हम तैयारी कर रहे हैं, अल्टीमेटली तो हमने एग्जाम क्लियर करना है। पहली स्टेज होती है प्रीलिम्स, द आयरन गेट, उसको क्रैक करना बड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो उसके लिए हमने आपको क्रैश कोर्स इसी कोर्स के अंदर ऑफर किया है विदाउट एनी एडिशनल चार्ज। अगर क्रैश कोर्स कहीं से लोगे ना, अगर अच्छी क्वालिटी का क्रैश कोर्स, ठीक है, जहां पर रिनाउंड फैकल्टी है और वो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं जिन्होंने खुद भी प्री क्लियर किया हुआ है, ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी आके पढ़ा रहा है, राइट। तो उस सिनारियो में द प्राइस इज क्वाइट एक्सपेंसिव। 15-20 हजार का तो क्रैश कोर्स ही आता है एक अच्छा, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक सब पर फोकस किया जाता है। तो हमारा क्रैश कोर्स कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, इसी में इंक्लूडेड है। क्रैश कोर्स के लिए अलग से बुक्स आपको दी जाएंगी और डेली बेसिस पे एक एडिशनल करंट अफेयर की वीडियो भी मिलती है विद PDF, जिससे रोज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाते हैं। जस्ट इन केस आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है या आपको वो बल्कि लग रहा है, आप मंथली कंपाइलेशन को भी पढ़ सकते हैं टू कंप्लीट योर करंट अफेयर्स, राइट। तो वो भी एडवांटेज है आपको कि स्टैटिक करंट दोनों तैयार हो रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी है जिसमें 75+ टेस्ट रहेंगे, राइट। सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। CSAT भी इंक्लूडेड है इसमें, CSAT क्लासेस इसमें मौजूद हैं, ठीक है, और CSAT के टेस्ट भी मौजूद रहेंगे, ठीक है। और वैसे भी मैं सजेशन ये दूंगा कि CSAT की तैयारी जो है ना वो फरवरी में बेसिकली आप कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही है। बट हाँ, जो साथ साथ पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए CSAT की क्लासेस भी इसमें मौजूद रहेंगी। अलॉन्ग विद दिस प्री क्लियर होने पर आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम मिलेगा जहां पर दिल्ली NCR में आप हमारे साथ रहेंगे। इन हैंड गाइडेंस वहां पर मिलेगी, आमने सामने बैठकर हम आंसर राइटिंग करेंगे। तो वहां पर हमारे हफ्ते में 6 क्लासेस होंगी, 3 क्लासेस होंगी जिसमें हम क्या करेंगे, इशू एनालिसिस करेंगे, सारे के सारे सिलेबस को दोबारा रिवाइज करेंगे फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद क्या करेंगे, 2 दिन हम रिगरस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। जो पढ़ा उसको आंसर्स में कैसे लिखना है उसकी प्रैक्टिस होगी, उसमें से कई चीजें आप सीखोगे। फिर एक दिन करंट अफेयर की क्लास होगी, हफ्ते के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उन करंट अफेयर्स को आंसर में कैसे इंटीग्रेट करना है, दिस विल बी लर्न्ड, राइट। और मेंस की टेस्ट सीरीज अलग से आपको मिलेगी और पूरे कोर्स के दौरान वीकली टेस्ट भी आपको मिलते रहेंगे जिसमें स्टैटिक पार्ट और करंट पार्ट दोनों रहेगा। 50 MCQ का ये टेस्ट रहेगा। NCERT अलग से लेने की जरूरत नहीं है, कोर्स इसी में इंक्लूडेड है। NCERT की भी वीडियोस मौजूद हैं इसमें, ठीक है। सो अपना जो फुल टाइमर्स हैं उनके लिए तो वो ये बहुत मैनेजेबल कोर्स है, ठीक है। आप अपना
जीएस प्रिपेयर कर सकते हैं, एनसीईआरटीज की वीडियो देख सकते हैं, करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ऑप्शनल अलग से लेना पड़ेगा। बट यस, इसके साथ अगर एप्लीकेशन में जाकर आप ऑप्शन लेते हो तो उसमें काफी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वैलिडिटी इस कोर्स की 2.5 ईयर्स रहती है। सो दिस इज क्वाइट अ वंडरफुल कोर्स फॉर दोस्त टारगेटिंग 2024। ठीक है, तो 2024 कैंडिडेट्स, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो टोटल प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली 45,000 रुपीज, बट CS लाइव कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट पे ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, ओनली इन ₹29,999। एंड जो लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जो वर्किंग प्रोफेशन या कॉलेज गोइंग है, उनको मैं सलाह दूंगा कि 24 की अब आप मतलब इट्स टू लेट फॉर 24 प्रिपरेशन, अनलेस आपकी जॉब अलाउ करती है आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने के लिए। तो अगर ऐसा केस नहीं है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर 2025। 2025 में भी सेम फीचर्स आपको मिलेंगे, बस उसमें डिफरेंस ये रहेगा कि एक तो क्रैश कोर्स आपको 24 और 25 दोनों का मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्लासेस आपकी काफ़ी ज़्यादा होंगी, जिससे क्या होगा कि हमने सिलेबस को ऐसे डिवाइड कर दिया है कि मैक्सिमम चीज़ आप क्लास में ही सीख लोगे। घर जाके अगर आधा घंटा भी रिवीजन को दे पाते हो, उसमें भी आपको बहुत फायदा मिल जाएगा, उसमें भी यू कैन मैनेज, राइट। और जो इसमें कोर कंपोनेंट्स होते हैं, कोर कंपोनेंट्स क्या हैं? पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट। ठीक है, ये जो कोर कंपोनेंट्स हैं इसको हम 2 पार्ट्स में करते हैं। 2 पार्ट्स मतलब एक बार आपकी बेसिक्स की क्लास होगी, ठीक है, ये फेब तक होंगी, फेब 2024 तक। दूसरे पार्ट में आपकी एडवांस क्लास होगी। ठीक है, ये कब होगी? ये होगी फेब से लेकर जैन 2020, फेब 2024 से लेकर जैन 2025 तक। यहां पर आपके एसए, एथिक्स, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। मैप की भी प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। जनवरी 2025 ऑनवर्ड्स आप क्रैश कोर्स में आ जाओगे 2025 के, और वहां पर अच्छे से आप फिर 2025 की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी, राइट। एंड देन द जर्नी सेम, वो क्लियर होता है तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम, ठीक है, फिर मेंस की क्लैरिटी, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू की गाइडेंस, सब कुछ इसमें मौजूद है, बुक्स वगैरह सब इसमें मिलेंगी। ठीक है, एंड हियर वी हैव द बेस्ट फैकल्टीज डिप्लॉयड, राइट। सो ये पर्टिकुलर, ठीक है, दोनों में बेस्ट फैकल्टी हैं। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में है वो वहां पर वो फैकल्टी हैं जिनको पता है कि वर्किंग एंड कॉलेज गोइंग प्रोफेशनल्स की क्या लिमिटेशंस होती हैं, तो उस हिसाब से वो क्लास में ही मैक्सिमम पढ़ाने के कैपेबल हैं। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर क्लासेस 16 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं दोस्तों। ठीक है, एंड CS लाइव कोड यूज करने से ये कोर्स जो 48,000 का आपको वेबसाइट या ऐप पे मिलेगा, यू कैन अवेल दिस कोर्स इन ओनली ₹35,999, राइट। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू एनरोल एंड सी यू सून इन द क्लासेस। ठीक है, आई विल बी देयर, तो वहां पर भी हम और डिसिप्लिन और तरीके से पढ़ेंगे। चलिए पंजाब की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो भाई बल्ले बल्ले पंजाब में क्या चल रहा है, राइट। व्हाट इज देयर इन पंजाब, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने कहा कि यार इसको भी एक्वायर करने। ठीक है, तो जिस वजह से एक्वायर पहले नहीं कर पा रहे थे वो थे महाराजा रंजीत सिंह। उन्होंने अपनी एक आर्मी और एक अपनी कन्फेडरेशन को ऐसे अरेंज और ऑर्गेनाइज करके रखा था दैट अंग्रेजों की डर लगता था उन्हें। ठीक है, अंग्रेजों को उनसे डर लगता था। बट महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद उनको देखा मौका, उन्होंने कहा कि यार अब तो पंजाब हमारा है, कोहिनूर भी हम लेके जाएंगे। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के पास था उस समय पर, कंधे में लगाया करते थे वो, राइट। तो पंजाब के फर्टाइल प्लेन्स, ठीक है, और अफगान डिबेकल के बाद वही मुंह काला किया हुआ है, तो एक तो सिंध ले लिया, अब कहा कि पंजाब को भी लेके ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो थू थू हो रही है कंपनी की, उसमें अपनी सूरत बचानी है। ठीक है, और महाराजा रंजीत सिंह की डेथ के बाद जो इंस्टेबिलिटी थी, इसने एक मौका दिया अंग्रेजों को अपना वर्चस्व पंजाब में कायम करने का, उसको भी एनेक्स करने का, राइट। सो महाराजा रंजीत सिंह की डेथ जून 1839 में हुई। ठीक है, और उसके बाद हुआ ये कि बेसिकली महाराजा रंजीत सिंह वाज अ ग्रेट लीडर, कमांडर काफी अच्छे थे, बट एक स्टेबल सिख स्टेट नहीं बना पाए। स्टेबल सिख स्टेट का मतलब यह होता है कि जहां पर क्लैरिटी है कि व्हाट आफ्टर महाराजा रंजीत सिंह। एक स्टेबल, एक अच्छा लीडर पता है क्या होता है? एक अच्छा लीडर होता है जिसने अपने कार्यकाल में तो बहुत कुछ किया, लेकिन ये क्लैरिटी दी जनता को कि मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद कौन मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। तो क्योंकि ये चीज मिसिंग थी, इसलिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो गई। दूसरी चीज, क्योंकि ये मिलिट्री कमांडर थे, मिलिट्री का इंपॉर्टेंट रोल था। 40,000 सोल्जर्स की स्टैंडिंग आर्मी यहां पर मौजूद थी, और इस आर्मी ने 3 गुना एक्सपेंशन देखी, यानी 1,20,000 सोल्जर्स की स्टैंडिंग आर्मी बन गई अगले 5 सालों में। ठीक है, 1839 से लेकर 1844 तक ये सिचुएशन आ गई। अब इतनी बड़ी आर्मी को आपने पालना भी है, ठीक है, उनके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए। सो ये सारी चीजें स्टेट के ट्रेजरी के ऊपर बर्डन बनती जा रही है। ठीक है, तो यहां पर एक समस्या आनी स्टार्ट हो गई, एंड हुआ ये कि ग्रेजुअली स्टेट में इनएबिलिटी आ गई सोल्जर्स को सैलरी पे करने की।
ठीक है, अब इससे देखो क्या हुआ है, फ्लो चार्ट अगेन। ठीक है, फ्लो चार्ट यार, आई लव फ्लो चार्ट्स। ठीक है, फ्लो चार्ट से ना काम इतना आसान हो जाता है ना, बड़ी ही जल्दी हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज को समझ पाते हैं। देखो, सोल्जर्स को सैलरी नहीं मिली, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। जब सोल्जर्स को सैलरी नहीं मिलेगी तो एक सोल्जर होगा जो सीनियर पोजीशन पे होगा, ये कहेगा कि पॉलिटिक्स का गड़बड़ है कुछ। ठीक है, तो हम ही पॉलिटिकल पावर गेन कर लेते हैं, राइट। तो इन्होंने पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में जब इंटरफेयर करना शुरू कर दिया तो इन्होंने कहा कि अब राजा रंजीत सिंह के बाद किसी को बनाना है अब, तो लेट अस सपोर्ट आर कैंडिडेट, वो कैंडिडेट फिर हमें फेवर करेगा, हम बनेंगे चीफ कमांडर वगैरह। ठीक है, तो वॉर ऑफ सक्सेशन भी आनी स्टार्ट हो गई। वॉर ऑफ सक्सेशन हुई महाराजा रंजीत सिंह के कई बेटों में, जिनमें से कईयों की लेजिटिमेसी क्वेश्चनेबल थी, कि मतलब ये कह नहीं सकते थे कि ये महाराजा रंजीत सिंह का ही बेटा है या, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। बट समहाउ खड़क सिंह एंड नौनिहाल सिंह, ये महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे, इनको गद्दी मिली, लेकिन बैठते ही खत्म। जैसे हमारे कंट्री में 90s में जो एरा आया था कि सरकार बनती थी 3-3 महीने के बाद, 6-6 महीने, 8-8 साल भी पूरा नहीं होता था। ठीक है, तो खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह क्विक सक्सेशन में बैठे। ठीक है, लेकिन इंस्टेबिलिटी अभी भी आई हुई है। ठीक है, ये भी हट गए। 1843 में एक माइनर सन है, ठीक है, माइनर सन है महाराजा रंजीत सिंह का, और ये बेटा उनको हुआ रानी जिंदन कौर से। ठीक है, तो दलीप सिंह को उत्तराधिकारी माना गया और रानी जिंदन ये बनी इनकी गार्डियन। तो वर्चुअली कंट्रोल किसके पास आ गया, रानी जिंदन के पास। अब 1843 में जब ये डेवलपमेंट हुई तो 1843 बड़ा ही एक क्रूशल साल था। क्यों क्रूशल साल था, क्योंकि जब ये सारा कलेश पंजाब में चल रहा था, अंग्रेज बड़े क्लोजली ये सारी डेवलपमेंट्स देख रहे थे, और इनका मानना था कि जो फर्टाइल प्लेन है और जो अफगानिस्तान में हमें डिफीट मिली है, ये फर्टाइल प्लेन से जो हमें रिसोर्सेज मिलेंगे वो हमारे जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई कर देंगे, हमारी इज्जत बनने जाएगी। ठीक है, और एक और पूरा का पूरा वर्चुअली एंटायर नॉर्थ इंडिया विल बी ऑन आवर फुटस्टेप्स। ठीक है, इसके बाद सिर्फ अवध है, राइट। तो इन्होंने कहा कि पंजाब को हम अपने कंट्रोल में लेंगे। ठीक है, तो सिंध को अब इन्होंने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था, मैंने बताया अभी 1843 में इट वाज ऑलरेडी कॉन्कर्ड। सो 1843 में सिंध वाज ऑलरेडी कॉन्कर्ड, राइट। तो अंग्रेजों के हौसले और बुलंद हो गए और इन्होंने कहा कि अब पंजाब की बारी है। तो यहां पर मेजर ब्रॉडफुट को पंजाब का एक पॉलिटिकल एजेंट बनाकर भेज दिया गया। ब्रॉडफुट का काम था कि मौका देखते ही अटैक करना है। ठीक है, तो यही अंग्रेजों की स्ट्रैटेजी थी, राइट। तो गवर्नर जनरल अब कौन है, लॉर्ड हार्डिंज। 1844 से 48 तक ही वॉज अ गवर्नर जनरल, और इन्होंने कहा कि पंजाब में जितना भी डिसऑर्डर है ना उसकी रिपोर्ट्स बनाते रहो। ठीक है, तो हर वो कथा जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन का करप्ट बिहेवियर दिख रहा है उसको रिपोर्ट किया जाता था। और इसमें ना अंग्रेज खुद को क्या कहते थे, व्हाइट मैन सुपीरियोरिटी और व्हाइट मैन्स बर्डन। वो कहते थे कि देखो इंडिया में ना बड़ी खराब सिचुएशन है, आम जनता बहुत परेशान हो रही है यार, हम ही सिर्फ अच्छी गवर्नेंस कर सकते हैं। ये देख लो पंजाब में क्या हो रहा है, तो हम ही यहाँ पर पंजाब को एनेक्स करके हम गुड गवर्नेंस ले आते हैं। जबकि हालात सभी को पता है, फैमिन किसके बाद आने स्टार्ट हुए थे, अंग्रेजों के आने के बाद। ठीक है, एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क किसने किया, अंग्रेजों ने किया। भुखमरी इनकी वजह से आई। ठीक है, हमारी एग्रो इंडस्ट्री किसकी वजह से डिस्ट्रॉय हुई, अंग्रेजों की वजह से। लेकिन इन्होंने पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रिटेक्स्ट निकालना था, तो उसकी वजह से इन्होंने हर उस डिसऑर्डर और करप्ट बिहेवियर को रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने ये दिखाया पार्लियामेंट में। ठीक है, पार्लियामेंट को अफगान डिबेकल के बाद थू हो रही थी इनकी, तो इन्होंने पार्लियामेंट में दिखाया कि यार देखो महाराजा रंजीत सिंह के बाद ना आर्मी स्टेबल नहीं है, आर्मी देखो इंटरफेयर कर रही है, आर्मी कभी भी हमारी टेरिटरीज में आ सकती है। तो इन्होंने कहा कि यार हमें अपनी मिलिट्री पोजीशन को स्ट्रांग करना है। तो लॉर्ड हार्डिंज ने मिलिट्री पोजीशन स्ट्रांग करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, सिंध और पंजाब के पास भी जो इनके ट्रूप्स थे उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया, फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी। ठीक है, फोर्टिफिकेशन शुरू कर दी। फोर्टिफिकेशन का मतलब है किलाबंदी शुरू हो गई, कैनन्स वगैरह प्लेस कर दिए। जब ये चीजें देखी तो पंजाब में और पैनिक आना स्टार्ट हो गया। पंजाब ने कहा कि भाई हमें पता है तुमने सिंध में क्या किया। ठीक है, सिंध में जो कि ना 1843 में देखो रानी जिंदन कौर हाउ शी मैनेज्ड हियर कि 1843 में सिंध को एनेक्स कर लिया। तो यहां पर पंजाब में भी जो समझदार लोग थे उनको पता लग गया था कि अगली बारी पंजाब की है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कम से कम एक लीडर चुन ले। तो वहां पे दिलीप सिंह को लीडर चुना गया और रानी जिंदन कौर उनकी गार्डियन बनाई गई। ठीक है, ये स्टेबिलिटी लाने की एक कोशिश थी, राइट। सो ये सिचुएशन चल रही थी यहां पर। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है आगे। अब यहां पर क्या है कि कहने को तो ये कह रहे थे कि हम देखो सिर्फ डिफेंसिव नेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं जस्ट इन केस पंजाब ने हम पर अटैक कर दिया, लेकिन इनकी नीयत कोई ऐसी नहीं थी, ये पूरी फुल ऑन वॉर की तैयारी कर रहे थे। अब इसी बीच क्या है, इसी बीच
1845 में रानी जिंदल ने एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और लाल सिंह, ठीक है, इनको वजीर बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि लाल सिंह बेसिकली ही मैनेज्ड टू विन द हार्ट्स ऑफ हिज आर्मी, ठीक है। आर्मी डिसरे में थी, आर्मी का सपोर्ट मिल गया लाल सिंह को, ठीक है। सभी चाहते थे कि लाल सिंह हमारे कमांडर बने, तो लाल सिंह के इस सपोर्ट की वजह से जो आर्मी की वजह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सकता था। सो कॉन्सिक्वेंटली इनको वजीर बना दिया गया। लाल सिंह की सजेशन पर तेजा सिंह, ठीक है, ही बिकेम द न्यू कमांडर ऑफ द सिख फोर्सेस, राइट। और अब ये क्या करते हैं? ये करते हैं कि इससे पहले अंग्रेज हम पर अटैक करें, लेट अस क्रॉस सतलुज, ठीक है। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरीज और पंजाब, ठीक है, इसके बीच सतलुज नदी थी, राइट। तो इन्होंने कहा लेट्स क्रॉस सतलुज एंड लेट्स टीच दिस ब्रिटिश अ लेसन। 11 दिसंबर 1845 सिख ट्रूप्स लाल सिंह की लीडरशिप में सतलुज क्रॉस करते हैं, राइट, और ऑफेंसिव एक्शन लेते हैं। इंग्लिश ट्रूप्स को ध्वस्त कर दिया जाता है, जिनको लीड कर रहे थे सर ह्यूग गॉफ, ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, ह्यूग गॉफ इनको लीड कर रहे थे। 13 दिसंबर 1845 यहां पर लॉर्ड हार्डिंज इस इंसिडेंट के बाद, ठीक है, इस इंसिडेंट के 2 दिन बाद वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर शुरू हो जाती है, ठीक है। अब इसी चीज की समरी फ्लो चार्ट में अगर कर लोगे तो ज्यादा आसानी से रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। दैट्स जस्ट द पॉइंट ऑफ मेकिंग दैट फ्लो चार्ट। अब देखो क्या होता है, अब जब वॉर स्टार्ट होती है तो 4 बैटल्स होती हैं एक के बाद एक अंग्रेजों और पंजाबीज के बीच में, ठीक है। तो हमने इसको याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? मुफ्त में बवाल, ठीक है, वी विल यूज द एक्रोनिम मुफ्त, ठीक है, मुफ्त में बवाल, ठीक है। अब ये क्या मतलब है इसका? मुंह से बैटल ऑफ मुड़की, मुफ्त का फत जो है, ठीक है, इससे बैटल ऑफ फिरोज शाह, ठीक है। बवाल का बा जो है वो बड्डोवाल, ठीक है, एंड वाल ये अलीवाल, ठीक है। इस तरह से सिली निमोनिक है, बट अगर मैं कोई बड़ा ही डिसेंट सा निमोनिक दूंगा ना वो याद नहीं रहता, ठीक है। समोसे वाले ने जब अपने समोसे भेजने होते तो वो क्या बोलता है समोसा, या इस तरह से बोलता है, ठीक है। उससे ध्यान जाता है, वो आराम से बोलेगा समोसा ले लो सर, समोसा, किसी का ध्यान नहीं जाएगा। तो निमोनिक्स जो बनाने ना, जितने लफंगे होंगे ना, जितने लोफर किस्म के होंगे, उतना ज्यादा चांसेस है कि वो याद रहेगा, ठीक है। मुफ्त में बवाल क्या बन गया अब? बड्डोवाल, राइट, फिरोज शाह एंड बवाल आपका बद्दीवाल एंड अलीवाल। तो ये ईयर और डेट चाहे याद ना रहे, क्रोनोलॉजी जरूर याद रखना। और ये 4 बैटल्स जो हुई ये इनडिसाइसिव थी, पता नहीं लग रहा था कि कौन जीत रहा है भाई, हु इज विनिंग, राइट। सो 5वीं बैटल जो हुई, बैटल ऑफ सुबराओं, ठीक है। सुबराओं ने सुबराओं या सबराओं बोलते हैं, सबराओं ने सबको रुवा दिया, ठीक है, सबराओं ने सबको रुवा दिया, राइट। कैसे रुवा दिया? क्योंकि यहां पर पंजाबी हार गए, ठीक है। एंग्लो सिख वॉर में सिख दे गॉट डिफीटेड, राइट। दिस वाज अ डिसाइसिव बैटल, फरवरी 1846 में हुई। द सिख आर्मी इट गॉट डिफीटेड एंड हुआ ये था यहां पर कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स ने, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स विद इन सिख आर्मी, उन्होंने ट्रीचरी की थी। दे लीक्ड वेरी क्रूशल इंफॉर्मेशन टू ब्रिटिश, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर बैटल में अंग्रेजों को पहले से पता था कि सिख आर्मी की, खालसा आर्मी की कहां पे क्या पोजीशन होने वाली है। उनको बिल्कुल चुन चुन के अटैक किया गया फिर, एंड इट वाज अ ब्लडी मैसेकर, स्लॉटर था पूरा, मतलब सिखों के ऊपर बहुत ज्यादा स्लॉटर की तरह कत्लेआम हुआ था यहां पर पूरा, ठीक है। कल्लूकारा कहते हैं इसको पंजाबी में, राइट। फर्दर डिटेल्स पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, पंजाब पीसीएस के लिए, ठीक है। सिख हिस्ट्री हम वहां पर डिटेल में पढ़ते हैं, इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड सिंस फॉर्मर पीसीएस एस्पिरेंट एज वेल, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, एक बुक आती है पंजाब के जो नौजवान ये सेशन देख रहे हैं, साडा पंजाब नाम की एक बुक आती है, ठीक है। दिस इज अ क्वाइट गुड बुक। तो पंजाब जी की अगर पढ़नी है तो साडा पंजाब पढ़ सकते हो, एंड यूपीएससी एस्पिरेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट दिस, दे कैन आल्सो रीड साडा पंजाब। उसमें पंजाब हिस्ट्री में सिख हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको फर्दर फैक्ट्स पता लग जाएंगे इसके बारे में, ठीक है। तो जब ये डिफीट हुई तो ब्रिटिश ने लाहौर को ऑक्यूपाई कर लिया, विच वॉज द कैपिटल बेसिकली, राइट। और यहां पर सिखों के साथ इन्होंने साइन की ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है। सो ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड, ठीक है, 1846 में, राइट। 9 मार्च 1846 यहां पर ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन की गई। सो इधर हुआ क्या कि जो माइनर महाराजा दलीप सिंह है, ठीक है, यहां पर ना क्वेश्चन आ सकता है, ट्रीटी ऑफ लाहौर किसके बीच में हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी एंड महाराजा दलीप सिंह, ठीक है, हु वाज माइनर, तो उनके बिहाफ पे जिंदन कौर आई थी, ठीक है। बट महाराजा दलीप सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में माना जाता है, ठीक है। नो डाउट गार्डियन ही एक्ट करेगी। तो इनको अपनी टेरिटरी सतलुज के जो साउथ में थी, साउथ ऑफ सतलुज जितनी टेरिटरी है वो अंग्रेजों को देनी पड़ी। इसी के साथ साथ क्योंकि वॉर में डैमेजेस हुए, अंग्रेजों ने कहा कि हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, 1.5 करोड़ रुपए दो,
ठीक है, 1.5 करोड़ रुपीस दो आप हमें। उस समय पर 1.5 करोड़ सोच लो कितनी बड़ी वैल्यू होगी। तो क्योंकि सिख तब उस समय इतना पैसा दे नहीं सकते थे, तो कॉन्सिक्वेंटली अंग्रेजों ने कहा कि आप दे नहीं सकते तो चलो कश्मीर और हजारा ये हमारा, कश्मीर और हजारा टेरिटरी इस पैसे के बदले इन्होंने ले ली। और फिर आगे देखो क्या किया इन्होंने कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया, 1 करोड़ की कीमत पर गुलाब सिंह को बेच दिया। राइट, दलीप सिंह को मान लिया गया कि हाँ ठीक है, यू आर द किंग। रानी जिंदन ठीक है, यू आर द गार्डियन। और कहा कि देखो आपकी आर्मी इनस्टेबल थी, हमें बड़ा डर लगता है आपसे, तो हम हेनरी लॉरेंस को आपके यहाँ रेजिडेंट बना के भेजेंगे। कभी कोई दिक्कत आई आपकी अपनी सिक्योरिटी के लिए, देखो हम चाहते हैं, आर्मी आपका भी नुकसान कर सकती है, हम आपकी प्रोटेक्शन के लिए चाहते हैं कि ये हेनरी लॉरेंस ये साथ रहे। कोई भी दिक्कत आएगी ना रानी जी, हम आ जाएंगे, ठीक है, वी विल सेंड ऑल आवर ट्रूप्स एंड वी विल प्रोटेक्ट यू। इनको पता नहीं था, सिख आर्मी निहंग देखें कभी इन्होंने, ठीक है, वहां पे उनके होते हुए पता नहीं किसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, खुद को प्रोटेक्शन चाहिए थी इन्हें। राइट, सो लाल सिंह हु वाज लीडिंग द सिख फोर्सेस, जब ये हार गए फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद, ठीक है, तो इसके बाद इनको एग्जाइल में भेज दिया गया। ठीक है, ट्रीटी ऑफ लाहौर जब साइन हुई तो ही वाज आस्क्ड टू सरेंडर एंड ही वाज सेंट टू एग्जाइल। अब ये सपोर्ट गैदर इकट्ठा करना शुरू करेंगे। ठीक है, लाल सिंह जो है वो सपोर्ट गैदर करना शुरू करेंगे। सो इन्होंने क्या कहा कि जब कश्मीर को गुलाब सिंह को बेच दिया गया, इन्होंने कहा कि यार हमारी मातृभूमि, इन्होंने 1 करोड़ की बस कीमत है भाई, मिट्टी के लिए जान दे देते हैं लोग, और ये पैसों में तुलना हो गई कश्मीर की। तो इन्होंने इस मुद्दे को उठाया जिससे कि बहुत सारे सिख्स की ना पेट्रियोटिक फीलिंग्स हर्ट हो गई। कॉन्सिक्वेंटली लाल सिंह की लीडरशिप के अंदर सिखों ने रिवोल्ट कर दिया, बट यहां पर इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया और ट्रीटी ऑफ भैरोवाल साइन हुई आफ्टर सप्रेशन ऑफ दिस रिवोल्ट इन 1846। ठीक है, अब इसमें अंग्रेजों का यह मानना था कि लाल सिंह को रानी जिंदन ने उकसाया। ठीक है, हमने तो एग्जाइल में भेजा था, रानी जिंदन ने इसको उकसाया, तो मतलब इन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कॉन्सिक्वेंटली गार्डियनशिप इनकी एंड कर दी गई और इनको पेंशन ऑफ कर दिया गया। ठीक है, गार्डियनशिप एंड कर दी, पेंशन मिल रही है इनको कि अब यू आर नो लॉन्गर, मतलब यू आर नो लॉन्गर द गार्डियन। ठीक है, तो हम आपको गार्डियन नहीं मानते। इसके बाद 8 सिख चीफ के अंडर पंजाब को गवर्न किया जाएगा। ठीक है, अगर इनको गार्डियन नहीं माना जा रहा, माइनर दिलीप तो बेचारा वो तो करेगा नहीं राज, है ना, वो कैसे डिसीजंस लेगा। तो 8 सिख चीफ चुने गए जो अंग्रेजों के फ्रेंड्स थे, जिन्होंने इंफॉर्मेशन भी लीक की। राइट, तो वहां पर एक चेयरमैन बनाया गया जो कि होगा ब्रिटिश रेजिडेंट। इस ब्रिटिश रेजिडेंट के अंडर जो 8 सिख चीफ्स हैं वो हेल्प करेंगे फॉर ब्रिटिश टू गवर्न पंजाब। तो वर्चुअली पंजाब अंग्रेजों के अंडर ऑलरेडी है, उन्हीं का राज चल रहा है यहां पर। ठीक है, अब राज इनका चल रहा है तो इनको सिक्योर करना है, तो परमानेंट ब्रिटिश आर्मी भी इन्होंने भेज दी लाहौर में, और ये तब तक रहेगी जब तक दलीप सिंह बड़ा नहीं हो जाता, 18 साल की उम्र क्रॉस नहीं कर जाता। उसके बाद इनका कहना था कि हाँ उसके बाद दलीप सिंह का राज रहेगा, उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये इनकी मंशा थी यहां पर। राइट, मंशा नहीं, एटलीस्ट ये कहने को कह रहे थे। राइट, सो कॉन्सिक्वेंटली आप देख सकते हो बहुत ही क्लियरली कि इधर जो ब्रिटिश रेजिडेंट है, ही इज बेसिकली द वर्चुअल गवर्नर एंड वर्चुअल रूलर ऑफ पंजाब। ये 18 साल बाद, 15 साल बाद किसने क्या देखा है, 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, यहां पर क्या बात कर रहे हैं ये। राइट, तो वर्चुअल रूलर ब्रिटिश रेजिडेंट है और उसके पास अनलिमिटेड सिविल एंड मिलिट्री पावर थी। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली हुआ क्या कि इसमें अब ये पंजाब के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रहे हैं। बट ना सवाल यहां पर यह बनता है, सवाल एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये बनता है कि यार जब वर्चुअल कंट्रोल रेजिडेंट के पास है, आपने रानी जिंदन को भी पेंशन ऑफ कर दिया, माइनर राजा दिलीप क्या ही कर लेगा, वाई नॉट एनेक्स पंजाब, क्यों छोड़ दिया। अंग्रेजों ने इसके पीछे देखो बड़ा ही ना सती सावित्री बन के आंसर दिया। इन्होंने कहा कि यार राजा रंजीत सिंह ना हमारे बड़े क्लोज थे यार, बहुत हमारा याराना बड़ा तगड़ा था, ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ द कंपनी, तो उनकी मेमोरी में हम पंजाब को एनेक्स नहीं करना चाहते, हमसे ये पाप नहीं होगा। लेकिन बहुत बड़े शाणे थे अंग्रेज, इन्होंने किया क्या, इनको पता था कि खालसा आर्मी, ठीक है, पंजाब की टेरिटरी को एनेक्स कर दिया आपने। वर्चुअली मैप के ऊपर वो दिख रहा है आपकी टेरिटरी, लेकिन अंदर के लोग अभी भी आपके अगेंस्ट हैं, और उन लोगों में खालसा आर्मी भी है। और खालसा आर्मी ऐसी है कि गोरिल्ला वॉरफेयर होने के पूरे चांसेस हैं। बेसिकली पता क्या है, पंजाब में आपको पता ना 5 कक्के चलते हैं, कंगा, कड़ा, कच्छा, किरपान ते केस। तो बेसिकली पंजाब का एक एक किसान वॉरफेयर जानता है, गतका, द ट्रेडिशनल वॉर मार्शल आर्ट ऑफ पंजाब। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ पंजाब, एक एक किसान को पता लड़ते कैसे हैं। तो क्योंकि इनको पता था कि खालसा आर्मी अभी भी एक्टिव है,
तो अगर पंजाब को पूरी तरह एनेक्स कर दिया, खालसा आर्मी को कंट्रोल करने में इनकी बैंड बज जानी थी। ठीक है, गोरिल्ला वॉरफेयर होता तो इनके रिसोर्सेज ड्रेन होते जाने थे। जैसे अफगानिस्तान उसको कहते हैं ना ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, तो जैसे वो ग्रेवयार्ड बना, ये भी ग्रेवयार्ड बन सकता था। एंड रिसोर्सेज थे नहीं इनके पास, अफगानिस्तान में इतने ड्रेन कर दिया कि इनके पास रिसोर्सेज थे ही नहीं, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली इन्होंने क्या करने की कोशिश की कि इन्होंने कहा कि टेरिटोरियली इसको रिड्यूस करो, अभी पूरी तरह एनेक्स नहीं करेंगे। मिलिटरीली क्या है कि रिसोर्सेज को क्रिपल कर दो, ताकि खालसा आर्मी जो एग्जिस्ट कर भी रही है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाए, और फाइनेंशियली भी इनको खत्म करना है, तभी उसके बाद हम इसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे प्रॉपरली, नहीं तो लेने के देने पड़ने की पूरी पूरी उम्मीद है, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन। एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एजर्शन है पंजाब वाज नॉट एनेक्स्ड बाय ब्रिटिश इवन आफ्टर द विक्ट्री इन फर्स्ट Anglo-Sikh war, and reason is British refrained from annexation of Punjab in deference to the memory of Maharaja Ranjit Singh। ठीक है, जिसका मतलब है रिस्पेक्टिंग द मेमोरी ऑफ महाराजा रंजीत सिंह। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, आंसर क्या बन गया? ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं, अरेंज करो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो बताया था मुफ्त में बवाल, ठीक है, तो बैटल ऑफ मुदकी विल बी फर्स्ट, बैटल ऑफ फिरोजशाह विल बी आफ्टर बैटल ऑफ मुदकी, एंड बवाल का 4 पहले 3 बाद में, 2 1 4 3। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनेक्सेशन ऑफ पंजाब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बैटल ऑफ सुबराम वाज डिसाइसिव बैटल ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो सिख वॉर। ये फॉल्स है, डिसाइसिव थी लेकिन नॉट ड्यूरिंग सेकंड, ड्यूरिंग फर्स्ट। और दोस्तों वीडियो पॉज करके भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा सा मुझको जल्दी करना पड़ेगा, आई हैव टू कंप्लीट द सेशन टाइमली। सो ऐसी चीजें ना एग्जाम में भी नोट करनी है, सिली मिस्टेक ऐसी नहीं करनी। लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, नो, ड्यूरिंग सेकंड एंग्लो सिख वॉर। ये भी फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, दोनों गलत हैं, तो आंसर क्या बन गया? ऑप्शन डी। ठीक है, तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर का ना फटाफट मैं आपको बताता हूं। इसमें ऐसा था कि पंजाब में ना जगह थी मुल्तान, वहां के गवर्नर थे मूलराज। तो जब गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, इन्होंने कहा कि अब ये जो मूलराज है ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, तो इसका जो कंट्रोल है वो कंपनी के पास आना चाहिए। इन्होंने अपने 2 अफसर भेजे, वैंस एग्न्यू और लेफ्टिनेंट एंडरसन। इन्होंने कहा मुल्तान का चार्ज लो। जब वो गए वहां पर, मूलराज ने इनका मर्डर कर दिया। जब ऑफिसर्स मर्डर कर दिया तो ये एक पूरा मैसेज गया बाकी के पंजाब में कि हम इन्हें डिफीट कर सकते हैं अंग्रेजों को, ठीक है, एंड वी विल रिवोल्ट अंडर द बैनर ऑफ मूलराज। ये एक प्रिटेक्स्ट बन गया, ठीक है, एक नेशनल अपराइजिंग पंजाब में स्टार्ट हो गई, और डलहौजी ने जो उसको मौका चाहिए था उसने कहा कि वॉर डिक्लेयर कर दो। सेकंड एंग्लो सिख वॉर डिक्लेयर हो गई, 1848 से 49 तक चली। यहां पर 3 मेन बैटल्स हुई, रामनगर, चिलियावाला एंड गुजरात। पहली 2 बैटल्स जो 1848 और 49 में हुई थी, दे वर नॉट डिसाइसिव। बैटल ऑफ गुजरात, ये वाला गुजरात नहीं है, ठीक है, देयर इज अ गुजरात इन पाकिस्तान नाउ, राइट, पंजाब के प्रोविंस का पार्ट है, वो वाला गुजरात है, ठीक है। तो यहां पर सिख आर्मी जो थी वो डिसाइसिवली डिफीट हो गई। अंग्रेजों को लीड कर रहे थे चार्ल्स नेपियर, दे गॉट डिफीटेड, ठीक है, सिख्स ने डिफीट कर दिया चार्ल्स नेपियर के अंडर। सिख डिफीट हो गए बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सो लॉर्ड डलहौजी ने अब कहा कि इसको एनेक्स कर लो, कोहिनूर डायमंड ले लो, एंड पंजाब विल बी नाउ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। सो ये थी कहानी, इसका जवाब दीजिए और उसके बाद हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट टू सेकंड एंग्लो सिख वॉर? महाराजा रंजीत सिंह डेथ, नो। ऑफेंसिव एक्शन लॉन्च बाय सिख ट्रूप्स लेड बाय लाल सिंह, नो, ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर का प्रिटेक्स्ट था। ओपन रेबेलियन अंडर मूलराज, यस, ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर बनेगा। विद दैट सेड दोस्तों, आज के सेशन को यहां पर मैं वाइंड अप करता हूं। इसका सेकंड पार्ट भी है, ठीक है, हमने अवध को भी देखना है, और जो ब्रिटिश एनेक्सेशन बियॉन्ड इंडियन फ्रंटियर्स हुई थी, जिसमें नेपाल वॉर, बर्मा वॉर, अफगान वॉर, उसकी समरी भी करनी है, तो वो नेक्स्ट सेशन में मिलेगी, जिसकी वीडियो बहुत जल्द अपलोड हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। एंड हाँ, जाने से पहले एक बात जरूर याद रखना, पीडीएफ्स के लिए ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल CS लाइव ग्रुप, CS लाइव ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।